नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इसके बारे में। इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं इस अध्याय को। इस वीडियो में इस अध्याय का हम परिचय लेने वाले हैं कि इस अध्याय में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ ये हम जानेंगे कि जो द्विघात समीकरण होता है ये होता क्या चीज़ है। ये द्विघात समीकरण क्या होता है। पहला चीज तो हम ये जानेंगे कि जो हमें चीज दिया हुआ है, जो चैप्टर का नाम है, ये क्या होता है। उसके बाद इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं या किसे कहते हैं। मूल, इसको शून्यक भी बोलते हैं या इसको आप कह सकते हैं द्विघात समीकरण के हल। इसको सीखेंगे कि ये क्या होते हैं और इसे हम निकालना भी सीखेंगे कि किस प्रकार से इन्हें हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम द्विघात समीकरण के मूल या शून्यक निकालने की बात ही कर रहे हैं, तो इसके कुछ विधि होते हैं निकालने के, जो नए सिलेबस के अनुसार हम चर्चा करेंगे। पहला नंबर विधि होता है गुणनखंड विधि, और दूसरा एक विधि होता है जो डायरेक्ट सूत्र होता है, इससे हम ज्ञात करेंगे। पुराने सिलेबस में एक और विधि दिया गया था जिसे पूर्ण वर्ग विधि कहा जाता है। उसकी चर्चा हम यहाँ पे अभी नहीं कर रहे हैं, कहिएगा तो उसका अलग वीडियो बना के मैं आपको वो सारी चीज़ें समझा दूंगा कि किस प्रकार से एक द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल या मूल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इस अध्याय में सबसे अंतिम में द्विघात समीकरण के जो मूल हम ज्ञात किए हैं या मूल ज्ञात करेंगे किसी समीकरण की, उसकी प्रकृति क्या होगी ये भी हम जान लेंगे। ये सारी चीजें आगे हम जानेंगे कि मूल की प्रकृति क्या होती है। इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं कि केवल इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते और समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। अगर कोई पूछ ले कि द्विघात समीकरण की परिभाषा आप बताइए या द्विघात समीकरण को मुझे समझाइए कि क्या किसे कहते हैं द्विघात समीकरण, तो आप सभी क्या बताएंगे। तो देखिए, अगर हम लोगों ने द्विघात बहुपद या बहुपद अध्याय नंबर 2 पढ़ा है, अध्याय 2, तो आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अध्याय 2 में हम लोगों ने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा है। उसी से रिलेटेड इस अध्याय में कम से कम 70 से 80% के आसपास इसमें चीज़ें दी हुई हैं और कुछ थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। तो अध्याय नंबर 2 आपका सही है, तो इसको पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं परिभाषा की कि किसी भी द्विघात समीकरण को हम किसी को कैसे समझाएंगे या खुद हम कैसे समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो इसकी परिभाषा अलग अलग रूप से दी जा सकती है। जो कक्षा 10 के लिए है उसकी हम चर्चा करते हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं यदि चर x में कोई समीकरण यदि ax के घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर शून्य के रूप का हो जहां पर ये जो a है, ये b है और ये c है वास्तविक संख्या और ये a शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या शून्य वास्तविक संख्या नहीं है? शून्य भी वास्तविक संख्या है, लेकिन a शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। a वास्तविक संख्या में कुछ भी हो सकता है लेकिन शून्य नहीं हो सकता है। क्यों शून्य नहीं हो सकता है, इस चीज को जान लीजिए। यहाँ पे देखिए ax का घात 2 लिखा हुआ है। यदि यहाँ पे a शून्य हो जाएगा तो गुणा करेंगे x के घात शून्य से तो शून्य ही प्राप्त होगा, और बचा हुआ ये समीकरण bx प्लस का c बचेगा जो कि शून्य का बराबर होगा। ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? द्विघात समीकरण को एक और तरीके से समझा जाता है कि एक ऐसा समीकरण जो एक चर में है, उस चर का जो अधिकतम घात होता है वो 2 होता है, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को देखिए, जो चर है, चर x से x का घात 1 है, तो ये द्विघात नहीं कहलाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ है, केवल परिभाषा की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ उदाहरण लेके इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक उदाहरण ले रहे हैं 3x का घात 2 प्लस का x प्लस का 2 बराबर का 0। ये एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। कैसे है? इसकी तुलना हम किससे करेंगे? ax के घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। क्या ये इस रूप का है? जो हमें ये समीकरण दिया हुआ है, क्या ये इस रूप का है? देखिए, देखेंगे, इसके पहले पद को देखते हैं। ax का घात 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3x का घात 2 लिखा हुआ है। ये 3 एक वास्तविक संख्या है और x का घात 2 है, यहाँ भी x का घात 2 है। प्लस का चिन्ह,
यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, ये x लिखा हुआ है, ये bx लिखा हुआ है। यहाँ पे इस x को एक x लिख सकते हैं, यानी कि b के जगह पे 1 है और x के जगह पे x है। प्लस यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे c लिखा हुआ है, यानी कि c की जगह पे 2 लिखा हुआ है, बराबर का शून्य। ये इस रूप का है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। हम पहचानना सीख रहे हैं कि कैसा द्विघात समीकरण होता है, ठीक है, परिभाषा के अनुसार जान रहे हैं। दूसरी बात हमने यहाँ पे ये भी कही थी कि एक ऐसा समीकरण जो एक चर में हो और इसका घात क्या हो, 2 हो, उसे भी द्विघात समीकरण कहेंगे। यहाँ पे चर x में एक समीकरण दिया हुआ है, ये x है, x का अधिकतम घात 2 है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये समीकरण जो है एक द्विघात समीकरण है। प्रत्येक पद को देखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने बहुपद पहचाना था कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। बहुपद अगर आप पहचान ले रहे हैं तो समीकरण भी पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कहीं कहीं एक ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत हो, उसकी भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या लेते हैं कि x का घात 2 माइनस का 2x माइनस का 4 बराबर का 0, क्या ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे कि क्या ये इस रूप का है जो हमारा समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये x का घात 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे x का घात 2 लिखा हुआ है, a के जगह पे क्या है 1 है, यहाँ पे प्लस का bx लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस का 2x लिखा हुआ है, माइनस 2x बराबर का bx लिखा हुआ है। x से x कट जाएगा, b का मान क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, यानी कि यहाँ पे b जो है माइनस का 2 है। c की तुलना करेंगे तो c क्या है, माइनस का 4 है। क्यों है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस का -4, और प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है। जरूरी नहीं है कि हर समीकरण में जो हमें दिया रहेगा हर जगह प्लस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने बहुपद में समझा था, ठीक। अब और कुछ उदाहरण लेते हैं और वहां पे चर्चा करते हैं। इसे बताइएगा, आप पहचानिएगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। 6x के घात 2 माइनस का 5 बराबर का 0, x के घात 2 प्लस का 2x बराबर का 0। एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक क्या और कुछ भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि x का घात 2 माइनस का √5 बराबर का 0। एक दूसरा और उदाहरण ले लेते हैं, x का घात 2 बराबर का 6। एक और उदाहरण ले लेते हैं, x प्लस का 1 गुणे x बराबर का 6। एक और उदाहरण ले लेते हैं, x माइनस का 1 बट्टा x बराबर का 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इन सभी प्रश्नों को आपको पहचानना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, जो भी दिया हुआ है इसको हम देखेंगे कि क्या ये इस रूप का है, किस रूप का, ax का घात 2 प्लस का bx प्लस का c बराबर के 0 के रूप का है कि नहीं है। अगर होगा तो कहेंगे कि द्विघात समीकरण है, नहीं होगा तो कहेंगे कि नहीं है, ठीक है। इस प्रश्न को देखें तो ये देखिए, ये 6x का घात 2 माइनस का 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पद को आप ढूंढ रहे होंगे कि bx वाला पद कहाँ है, जिसमें चर का घात 1 है। तो यहाँ पे देखें तो चर का घात 1 वाला पद नहीं है, इसको हम 0x लिख सकते हैं, या इसमें शामिल करना चाहें तो शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये इस रूप का दिया हुआ है, x का घात 2 है, यानी कि अधिकतम घात 2 है, तो हम कहेंगे कि ये समीकरण है, द्विघात समीकरण क्या है। दूसरे समीकरण को देखें तो x का घात 2 प्लस का 2x लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अचर पद ढूंढ रहे होंगे, अचर पद नहीं है तो शून्य मान लेते हैं कि शून्य है वहाँ पे, लेकिन ये भी इस रूप का है, यानी कि यहाँ पे चर का घात क्या है, 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तीसरे प्रश्न को देखें तो यहाँ पे x का घात 2 माइनस का √5 बराबर 0 लिखा हुआ है, ये पहले के जैसा है, यानी कि ये भी एक समीकरण है। इसको देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x का घात 2 माइनस का 6 बराबर का 0, ये भी पहले के जैसा है, यानी कि ये भी एक द्विघात समीकरण है। अगले को देखते हैं तो इसको सरल करना पड़ेगा, ऐसे हम नहीं पहचान सकते हैं कि द्विघात है कि नहीं है। कुछ आपको ऐसी स्थितियां दे दी जाएंगी द्विघात समीकरण के लिए, उसको आपको सरल करके बताना पड़ेगा कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। डायरेक्ट उसको हम नहीं बता सकते। तो इसको अगर यहाँ पे हम सरल करें तो इस x का x के साथ गुणा करेंगे तो x का घात 2 प्लस का x का 1 के साथ x बराबर का 6 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे चाहें तो माइनस का 6 बराबर का 0 भी लिख सकते हैं। अब इस समीकरण की तुलना अगर हम इससे करें तो हम पाते हैं कि ये इस रूप का है, या दूसरे परिभाषा के अनुसार हम कहेंगे कि एक चर में ये समीकरण दिया हुआ है और चर का अधिकतम घात 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। इसको अगर हम देखें अंतिम वाले को, तो इसको ऐसे देख के हम नहीं कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे कुछ प्रश्न उठते हैं कि अगर ये डायरेक्ट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हम कहेंगे कि नहीं है।
अगर देखें तो x का घात क्या है, 1 है, और द्विघात समीकरण में क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पर अगर दूसरी स्थिति देखें कि 1/x लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे तो x का घात माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि जो चर का घात है ऋणात्मक है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो भी हम कह सकते हैं कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न है कि क्या इसको द्विघात समीकरण बनाया जा सकता है या इस रूप का इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो अगर इसको हम सरल रूप देने का प्रयास करें यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे तो x ही हो जाएगा। एलसीएम x का x के साथ गुणा करेंगे तो x का घात 2 हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर का 2 हो जाएगा। और सरल करेंगे, इस 2 को x के साथ गुणा करेंगे तो x का घात 2 माइनस का 1 बराबर का 2x हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो x का घात 2 माइनस का 1 माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर का 0 होगा। इसको अगर हम इस रूप में देखें तो ये देखिए कैसे लिखा हुआ है, इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x का घात 2 माइनस का 1 माइनस का 2x बराबर का 0 लिखा हुआ है ना। यहाँ पे द्विघात समीकरण जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि इसको कैसे लिखना है। जो चर का अधिकतम घात होगा, यानी कि घात 2 वाला पद होगा, उसको हम पहले लिखेंगे तो x का घात 2 हो गया। उसके बाद उससे कम घात वाला पद लिखेंगे, जैसे x का घात 1 इस वाले पद में है तो माइनस का 2x इस ऐसे लिखेंगे, और फिर अचर पद को अंत में लिखेंगे, माइनस का 1 बराबर का 0। द्विघात समीकरण हमेशा इसी रूप का होता है। इस रूप को हम द्विघात समीकरण का मानक रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानक रूप बोलते हैं। जैसे कि हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ax का घात 2 प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0, ये मानक रूप होता है, इसको मानक रूप कहते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, bx प्लस का c प्लस का ax का घात 2 बराबर का 0। ये मानक रूप नहीं है। क्या है, ये मानक रूप नहीं है। मानक रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण को चर का अधिक घात वाला पद पहला पद रहेगा, उससे कम घात वाला पद दूसरा पद रहेगा, और अचर पद में क्या होता है, x का जो घात होता है ये 0 होता है, तो ये उसके बाद आएगा। ठीक है, समझ जाए कि मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण के लिए। अब एक और प्रश्न लो, यहाँ पे बताओ कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। 1/3x माइनस का x का घात 2 प्लस का 4 बराबर का 0, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सिंपल सा देख के हम बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि इसको मानक रूप में लिखिए, तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, माइनस x का घात 2 पहले लिखेंगे, फिर प्लस का 1/3x लिखेंगे, फिर प्लस का 4 बराबर का 0 लिखेंगे। ये मानक रूप हो गया। अब यहाँ पे हम चाहें तो x का घात जो 2 है, इसमें से माइनस चिन्ह हटाने का प्रयास करें तो सभी पदों में से माइनस कॉमन लेके RHS में 0 की तरफ लेके चले जाएंगे, और ये वाले पद और ये वाले पद ऋणात्मक हो जाएंगे, और पहला पद क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको प्रश्नावली 4.1 में दिया गया है, तो उसको अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और कुछ चीजें यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे कि हम लोगों ने द्विघात बहुपद में शाब्दिक समस्याओं के बारे में देखा था कि शाब्दिक समस्याएं क्या होती हैं। हमारे दैनिक जीवन में अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं जिनको हम द्विघात समीकरण का रूप दे सकते हैं, उन्हें भी हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 4.1 में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे मैं उनका उदाहरण लेके आपको नहीं समझा रहा हूँ, जब प्रश्नावली हम लोग करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से दैनिक जीवन की समस्याओं को हम द्विघात समीकरण का रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में द्विघात समीकरण का परिचय जो है वो आपको समझ में आया। प्रश्नावली से पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 4.1 प्रश्नावली है तो हम लोगों ने परिचय वीडियो लिया और उससे पहले जो थ्योरी है उसको पढ़ा। इसी प्रकार से 4.2 है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उसका परिचय वीडियो ले लेंगे और उसका प्रश्नावली से पहले जो थ्योरी है उसको जान लेंगे, और उसके बाद वाले वीडियो में प्रश्नावली को करेंगे। तो इसके अगले वाले वीडियो में आपको प्रश्नावली का हल मिल जाएगा। इस अध्याय में कुल 3 प्रश्नावलियां हैं, तो इसके लिए 6 या 7 वीडियो कम से कम आपको मिलेगा, जिसमें पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। और कहिएगा तो आपके लिए मैं एक पूर्ण वर्ग विधि जो नए सिलेबस में नहीं है, पुराने सिलेबस में है, इसको भी मैं आपको समझा के उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा और उस पर बहुत सारे प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दे दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।